हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट सेशन पर बात करेंगे दोस्तों रूसों पर, है ना, और रूसों के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर। दोस्तों थोड़ा सा ना बोर मत होइएगा। एक्चुअल में सामाजिक समझौते का सिद्धांत मैक्सिमम अधिकतम दार्शनिकों ने दिया था। इस कारण से काफी लंबे समय हो गया हमें सामाजिक समझौते को पढ़ते हुए, तो अभी ये एक तरह से रटा सा गया है ना कि और कितने। तो दोस्तों ये लास्ट वाले हैं जिन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था, और इनका थोड़ा सा मान्य भी है। जैसे लोक और हॉब्स ने जिस प्रकार से सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसमें इन्होंने कुछ इस प्रकार से चेंजेस किए हैं, या कहे कि उसको और नए रूप में, या ऐसा मान लिए कि लोक और हॉब्स जो थे उन दोनों के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, दोनों सिद्धांतों को मर्ज करके इन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और वैसे तो ना देखा जाए तो ये जितने भी पश्चिमी विद्वान रहे हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए ना, एक चेन चलाई इन लोगों ने। पहले किसी और ने दिया, फिर उसको एडिट करके और इसी प्रकार से प्रस्तुत करते गए, ले दे करके। कुल मिलाकर के जितने भी दार्शनिक आप इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं ना, उसमें अगर आप एक गौर करेंगे तो वहां देखेंगे कि मैक्सिमम तरीके से 5 या 6 सिद्धांतों पर ही सारे दार्शनिक बात करते हैं, है ना। वो जब हमने यहीं पर भारतीय राजनीतिक विद्वानों को पढ़ा था, भारतीय राजनीतिक चिंतक वाली सीरीज को जब हमने कंप्लीट किया दोस्तों, उसमें तो वहां पर देखा था कि प्रत्येक दार्शनिक के द्वारा, प्रत्येक विद्वान के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे, है ना। प्रत्येक विद्वान के द्वारा हर एक में अलग सिद्धांत देखने को मिला था हमें। तो यहाँ पाश्चात्य वाली सीरीज में ऐसा नहीं है, और इसी कारण से दोस्तों, इसी कारण से ये वाला सब्जेक्ट हमारी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि जब सामाजिक समझौते की बात आती है तो जब हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए आपसे कि हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो अब वहां पर आपके माइंड में चल रहा हो कि यार क्या रूसों में था, और क्या लोक में था, और क्या हॉब्स में था, है ना। तो इस कंफ्यूजन से दूर रहे आप। इसी कारण से मैं दोस्तों इनके जो सिद्धांत आते हैं, सिद्धांतों को मैं एक अलग ही प्रकार की जो एक्सप्लेनेशन हो सकती है ना, उस तरह से मैं आप लोगों के सामने इन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इनको मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। जो थ्योरी, इस थ्योरी को या कहेंगे सिद्धांतों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन ना रहे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 17 होने जा रहा है। इसके अंतर्गत रूसों और रूसों के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम कंप्लीट करेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाए, कम से कम समय में कंप्लीट कर लिया जाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सेकंड यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, और कल से थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। आपके एग्जाम को देखते हुए अब बिल्कुल भी इस सीरीज में गैप नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, कंटिन्यू हम इसको लेने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इन आज के जो लेक्चर है, आज के इस सीरीज में हम इन 4 बिंदुओं पर फोकस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या किसकी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की। रूसों के द्वारा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया है, उसकी व्याख्या को देखेंगे। दूसरे में हम देखेंगे कि इनकी जो पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस पुस्तक में सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या, ये सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसों की किताब थी, पुस्तक थी, उसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो 3-4 बिंदु वहां देखेंगे अंदर चल के। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की हम विशेषताओं को देखेंगे, और लास्ट में आलोचना भी देखने वाले, ठीक है ना। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम आज के सीरीज, ये कहें कि आज का टॉपिक कंप्लीट करने वाले। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रूसों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या, कि जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको आंसर में सबसे पहले व्याख्या में क्या लिखना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दोस्तों आपको लिखना है इस सिद्धांत के बारे में, है ना। आइए शुरू करते हैं सेशन को, और टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। इसमें ज्यादा समय देने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना खास नहीं है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन डिफिकल्टी नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे, इजीली समझ आ जाएगा। जहां समय देने की आवश्यकता होगी वहां आपको समय भी दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रूसो थे, रूसो फ्रांस के थे, है ना। ये एक महान विचारकों की श्रेणी में आते हैं, हालांकि दोस्तों ये न तो कोई राजनीतिज्ञ थे और ना ही कोई दार्शनिक थे, लेकिन फिर भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण राजनीतिक क्षेत्र में ये काफी प्रसिद्ध हुए और काफी लोकप्रिय भी रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों हॉब्स और लोक की तरह इन्होंने भी समझौतेवादी विचारक ये रहे हैं। हॉब्स और लोक की तरह ही इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो देवीय सिद्धांत
जो प्रचलित था उसका खंडन करते हुए इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का कारण किसको माना है? तो समाज के समझौते को माना है। फिर से सुनिए, रूसो एक ऐसे दार्शनिक रहे हैं जो हॉब्स और जॉन लॉक दोनों से प्रभावित रहे हैं, है ना। और इन दोनों की तरह ही इन्होंने भी उनके समय में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रचलित था, कौन सा सिद्धांत? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को नकारते हुए रूसो ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय कृपा से ना होकर के बल्कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? समाज के द्वारा आपस में समझौता करने से हुई है ना। और इन्होंने समाज के समझौते का वर्णन कहां पर किया है दोस्तों? तो उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में इन्होंने पूरे विस्तार से लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उन्होंने पूरा विस्तार देने का प्रयास किया है। और जो ये पुस्तक प्रचलन में आई दोस्तों, ये जो प्रकाशित हुई थी, ये 1762 में 1762 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और ये शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसकी जो धारणाएं थी, जो शब्दावलियां थी, कहे कि इसमें जो विचार थे इनके राज्य को लेकर के, वो एकदम अलग थे, हॉब्स और लॉक से अलग थे, या कहे कि हॉब्स और लॉक का दर्शन ही इसमें देखने को मिला था, लेकिन मर्जिंग रूप में, है ना, सामूहिक रूप से। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के माध्यम से स्वतंत्रता और क्रांति का संदेश दिया गया था। क्लियर है? इनको लेकर के दोस्तों एक व्याख्या के अंतर्गत एक परिभाषा भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, एक परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक अच्छी परिभाषा थी, इस कारण से मैं इसका यहां पर प्रयोग कर रहा हूं। डायल के अनुसार रूसो ने इस पुस्तक के माध्यम से यूरोप के सामने पुरानी जो व्यवस्था थी, उस पुरानी व्यवस्था को तोड़ करके नई व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ऐसा मानना था डायल का कि उस समय में यूरोप में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, प्राचीन समय से चलती आ रही थी, या कहें कि पारंपरिक रूप से जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को खंडित करते हुए, उसको व्यवस्था को तोड़ करके नई व्यवस्था को अपनाने का मार्ग इन्होंने प्रशस्त कर दिया था, मार्ग खोल दिया था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आपकी व्याख्या। अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो इन्होंने पुस्तक लिखी सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में उन्होंने ऐसा क्या लिखा, अर्थात कि सिद्धांत किस प्रकार से सिद्धांत दिया है, क्या लिखा है सिद्धांत में। तो दोस्तों इसको हम चार बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। एक मानव स्वभाव, दूसरा प्राकृतिक अवस्था, है ना, उसके बाद में एक है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक समझौता, ठीक है ना, सामाजिक समझौता, और उसके बाद में समझौते का परिणाम। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से कुल मिलाकर के इस समझौते से संबंधित इनकी इस पुस्तक में यही 4 बातें विशेष रूप से लिखी हुई थी, जिस कारण से इनकी पुस्तक समय से पहले ही लोकप्रिय हो चुकी थी। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं हम कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, उनको इन्होंने जॉन लॉक और हॉब्स के सामाजिक समझौते को किस प्रकार से मर्ज किया है, कैसे मिक्स किया है। ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने बताया मानव स्वभाव के बारे में। देखिए अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है सब कुछ, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला। सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया। सामाजिक समझौते की जो कड़ी थी, जो पूरी कहानी है, उस कहानी के अंत तक पहुंचने के लिए उन्होंने शुरुआत कहां से की? मानव के स्वभाव से। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से सामाजिक समझौते का परिणाम थी। तो उस व्यवस्था को समझाने के लिए ही उन्होंने मानव स्वभाव को सबसे पहले इस्तेमाल किया। क्या कहा उन्होंने कि रूसो मानव स्वभाव को कितने 2 भागों में विभाजित करते हैं। मानव के स्वभाव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग की जब वो बात करते हैं तो विशेष रूप से जॉन लॉक के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनसे प्रभावित हो जाते हैं। और जब वो दूसरे मानव स्वभाव के दूसरे भाग की जब बात करते हैं तो हॉब्स के द्वारा जो विचार प्रतिपादित किए गए थे सामाजिक अनुबंध को लेकर के, उससे प्रभावित होते हैं, है ना। दोनों ही भागों को हम समझते हैं दोस्तों। रूसो ने कहा है, रूसो का मानना यह था, इन्होंने दोनों को क्यों लिया, लॉक और हॉब्स को क्यों लिया, तो इसके पीछे रूसो का मानना था कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है। क्या कहा उन्होंने? मानव स्वभाव से अच्छा होता है, उसके अंदर 2 विशेष प्रकार की भावनाएं होती है। कौन कौन सी? आत्मरक्षा की भावना और एक सहानुभूति की भावना।
तो अब यहां से आपको क्लिक हो रहा होगा दोस्तों, जब हम जॉन लॉक को पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति की, या अपनी आत्मरक्षा के लिए सामाजिक रूप से समझौता किया था, जिससे अपनी आत्मरक्षा की जा सके, अपनी संपत्ति की रक्षा की जा सके, है ना। वो जब होब्स को पढ़ रहे थे वहां देखा था कि लोगों ने आपस में अच्छे स्वभाव होने के कारण आपस में एक दूसरे से सहानुभूति रखते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस कारण से उन्होंने आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर के और एक राज्य की उत्पत्ति की थी, ठीक है ना। राज्य की उत्पत्ति करने के लिए सामाजिक समझौता किया था। तो इस प्रकार से रूसो का मानना था कि मानव में दो विशेष प्रकार की भावनाएं होती है, एक आत्मरक्षा की भावना होती है और एक सहानुभूति की भावना होती है। और रूसो की इसी लाइन के कारण ही लॉक और हॉब्स दोनों इनके सिद्धांत में आ चुके थे। क्लियर है। तो जब उनकी पहली भावना जो थी मनुष्य को लेकर के, जिसमें वो आत्मरक्षा की बात करते हैं, वो दूसरी भावना के कारण वो बोलते हैं कि दूसरी भावना के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, अर्थात कि एक दूसरे के प्रति उदार कामनाएं करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उनका मानना था कि मानव जो है मूल स्वभाव से सत्य, प्रेम, शांति और सहयोग का भाव है। किसका? सत्य, प्रेम, सहयोग, शांति का भाव है। अब यहां पर दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, है ना, सत्य, प्रेम, शांति, सहयोग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, मतलब कि इसको ना हाईलाइट करके रखिएगा। देखिए अब तक इनका क्या मानना था कि मानव के स्वभाव को इन्होंने दो पार्ट में तोड़ दिया, दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया, है ना। एक में वो अपनी रक्षा की बात करता है और दूसरे में वो एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं, है ना। तो यहीं पर इनका एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। आलोचना के लिए याद रखिएगा आप लोग, यहीं पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। जब पहले वो बात करते हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, वो पहले पार्ट की बात करता है, तो है ना। और दूसरे पार्ट में बोलते हैं सहानुभूति के लिए। अगर एक दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर उनमें सहानुभूति थी तो उनको आत्मरक्षा, उनको रक्षा किससे खतरा था उनको, तो आलोचकों ने इनके इस पॉइंट को भी कोट करते हुए आलोचना में इसको शामिल किया है। और दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि मानव जो है, मानव स्वभाव से कैसा होता है दोस्तों? अच्छा होता है। इन्होंने मानव को स्वभाव से अच्छा बताया है ना, कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है। लेकिन ये प्रारंभ में तो कह रहे हैं कि मानव स्वभाव से अच्छा होता है, लेकिन आगे चल के कहा कि आखिरी में जब वो दुष्ट हो गया तब उसने समझौता किया आपस में। याद रखिएगा इस लाइन को, मानव स्वभाव से अच्छा था लेकिन आगे चल करके उसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव हो गया, इसी कारण से उसने आपस में समझौता किया। और वो दुष्ट अच्छे से दुष्ट कैसे हुआ, ये कहानी ये इसमें समझ आ जाएगी। देखिए रूसो का मानना था कि मनुष्य का मूल स्वभाव कुछ परिस्थितियों के कारण बदलता रहता है ना। जब जनसंख्या बढ़ने लगी, मनुष्य धीरे धीरे आजीविका के लिए कृषि करने लगे। पहले जब प्रारंभिक अवस्था थी मनुष्य की, तो उस समय वो कृषि नहीं करता था, बल्कि भटकने वाली प्रवृत्ति थी उसकी, है ना। भटक कर कंद मूल फल वगैरह खाया करता था, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा करता था। धीरे धीरे फिर वो आग की खोज होती है, फिर पहिए वगैरह की खोज होती है, विभिन्न प्रकार की खोजें होती है और धीरे धीरे वो अपने विकास क्रम को अपनाता चला जाता है। और इसी प्रकार से जब दोस्तों सामूहिक रूप से रहना वो प्रारंभ करता है, और जैसे ही वो सामूहिक रूप से रहना, निवास करना प्रारंभ करता है, वैसे ही फिर वो कृषि की खोज हो जाती है। और जैसे ही वो कृषि करने लगता है तो कृषि के कारण उनके जीवन में संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, संपत्ति का प्रवेश होता है। जैसे ही वो कृषि करने लगता है, तो मनुष्य जब कृषि करने लगा तो उसमें उसके जीवन में संपत्ति आई, और संपत्ति के मानव जीवन में प्रवेश करते ही मनुष्य का स्वभाव बदलने लगा, है ना। तो रूसो के अनुसार मानव जो है प्रारंभिक रूप से स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन संपत्ति ने उसे बदल दिया, ठीक है ना। वह संपत्ति अर्जित करने लगा, संपत्ति इकट्ठी करने लगा, है ना, और उस पर अधिकार करने लगा। संपत्ति के कारण ही वह घमंडी होने लगा, और जिसके कारण से क्या हुआ, मानव स्वभाव कैसा हो गया? दुष्ट हो गया। मानव स्वभाव दुष्ट हो गया। क्लियर है यहां तक का। और ये मानव स्वभाव दुष्ट होने के कारण ही फिर एक दूसरे की संपत्ति पर बुरी नजर रखने लगे और एक दूसरे की संपत्ति को छीना झपटी होने लगी। इसी कारण से अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके और एक राज्य, एक संस्था की उत्पत्ति को ही उन्होंने बेहतर माना। ऐसा रूसो का मानना था, ठीक है ना। अब मानव स्वभाव के बाद में अब देखते हैं प्राकृतिक अवस्था को।
प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्रम अनुसार व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था में होते हुए, प्राकृतिक अवस्था मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब ना कोई राज्य था, है ना, कोई राज्य नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ भी नहीं था, व्यक्ति अपनी मर्जी से रहता था, मतलब प्राकृतिक अवस्था में रहता था, कोई कानून नहीं था। क्लियर है? तो उस प्राकृतिक अवस्था में कैसे कैसे वो निरंतर रूप से उसने विकास किया है, जरा आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था को भी रूसों ने 3 पार्ट में अर्थात 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम अवस्था की अगर बात करें, प्रथम अवस्था की अगर बात करते हैं तो पहली अवस्था में देखिए, जब मनुष्य नितांत प्राकृतिक अवस्था में था। नितांत प्राकृतिक अवस्था मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने अभी बताया कि कोई कानून नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, उसका मतलब उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, वो पूर्णतः स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह से स्वतंत्र था, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, है ना। तो जब मनुष्य नितांत प्राकृतिक अवस्था में था तो इस अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ, स्वतंत्र उत्पन्न हुआ, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था थी। क्या कहा इन्होंने, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था थी वो एक आदर्श अवस्था थी। इनका मानना था कि इस समय कोई छल कपट नहीं था, किसी प्रकार की कोई दुष्ट भावना इनके अंदर नहीं पाई जाती थी। रीजन क्या था, उनका मानना यह था कि मनुष्य जो है इस प्राकृतिक अवस्था में क्या था दोस्तों, विवेकहीन था, विवेकहीन था, विवेकहीन था। अब देखिए यहां पर मनुष्य के दुष्ट होने के पीछे रूसो एक संपत्ति को कारण मानते हैं और साथ ही साथ में विवेक को भी कारण मान रहे हैं, विवेक को भी कारण मान रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि नितांत प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था, विवेकहीन था। विवेकहीन तो था लेकिन वह सभ्य था। कैसा था, सभ्य था, आत्मनिर्भर था, संतुष्ट और प्रसन्न था। उसके पास भाषा नहीं थी, विवेक और ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वह घृणा और छल कपट से पूर्णतः दूर था। यह रूसों का मानना था। यह पहली प्राकृतिक अवस्था थी, है ना, इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी। तो इस पहली अवस्था से हमें क्या समझ आता है दोस्तों कि रूसों ने प्राकृतिक, जो नितांत प्राकृतिक अवस्था थी, जो वास्तविक प्राकृतिक अवस्था थी, उसका खुले दिल से समर्थन किया है और खूब अच्छे से तारीफ की है उसकी, है ना। इसके बाद में जो स्थिति आती है वो दूसरी अवस्था आती है। और दूसरी अवस्था में क्या कहा उन्होंने कि अब इस अवस्था के बाद में जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, वो लोग जनसंख्या के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगे, है ना। तो जनसंख्या बढ़ने लगी, उससे धीरे धीरे उनके रहन सहन में विभिन्नता आने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रयास करने लगे, है ना। तो ये थी इनकी दूसरी अवस्था। और फिर तीसरी अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति दुष्ट हो जाता है, जिसमें व्यक्ति दुष्ट हो जाता है। क्योंकि इस तीसरी अवस्था में क्या होता है कि तीसरी अवस्था आते आते व्यक्तिगत संपत्ति आ जाती है, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब मानव के जीवन में अब संपत्ति का प्रवेश हो चुका है। सभ्य समाज का, अब यहां पर कहने का इनका देखिए क्या कहते हैं कि सभ्य समाज का जनक वह व्यक्ति रहा होगा जिसने सबसे पहले भूमि के टुकड़े को घेरकर यह कहा होगा कि यह मेरा है और अन्य लोगों ने सहजता से उसे स्वीकार भी कर लिया होगा। व्यक्तिगत संपत्ति के कारण मनुष्य का विकास तो हुआ, लेकिन प्राकृतिक जो भोलापन था, उनमें जो सहजता थी, वो समाप्त हो गई। ऐसा रूसों का मानना था। ये बात कही उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है ना। तो पहली प्राकृतिक अवस्था जिसमें व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, भाषा ज्ञान, है ना, भाषा ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र था, संतुष्ट था, आत्मनिर्भर था। उसके बाद में जनसंख्या बढ़ी, रहन सहन बदला, अब उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपने प्रयास करने लगे विभिन्न प्रकार के, है ना। और इस प्रयास के दौरान ही उनके जीवन में संपत्ति आई। संपत्ति कैसे आई दोस्तों, कृषि के माध्यम से आई, है ना। तो तीसरी अवस्था में संपत्ति आ चुकी थी, वो जैसे संपत्ति आई तो पूरा माहौल बिगाड़ दिया और उसको जो उसके अंदर प्राकृतिक भोलापन था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। ऐसा रूसों का मानना था। उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन किया था। तीसरे बिंदु पे बात करें दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अनुबंध या सामाजिक समझौते की, कि अब इन्होंने किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपस में मिलकर के कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे। प्राकृतिक अवस्था में जब कलह और संघर्ष जो थे, जो असहनीय होगा। अब देखिए प्राकृतिक अवस्था पे हमने बात की, तो यहां पर क्या हुआ था अभी तक कि स्थिति अच्छी से, है ना, बुरी तक आ चुकी थी। लेकिन अब यहां पर भी इनका ये जो व्यवहार था वो स्टॉप, मतलब रुका नहीं। अब ये स्थिति और आगे बढ़ी,
संपत्ति के आने से उनमें एक दुष्ट भाव अपने अंदर आ चुका था मनुष्यों में, और वो आने के तुरंत बाद में क्या होता है दोस्तों कि अब इसमें धीरे धीरे जनसंख्या और बढ़ती गई, संपत्ति और बढ़ती गई, है ना। इस कारण से एक दूसरे की संपत्ति को छीनने लगे लोग, एक दूसरे की जो अपनी स्वयं की संपत्ति हुआ करती थी वो संपत्ति अब खतरे में आ चुकी थी। तो उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अब सोचना प्रारंभ कर दिया था। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया गया रूसों के माध्यम से भी कि प्राकृतिक अवस्था में जब कलह और संघर्ष इतने उत्पन्न हो गए, इतने संघर्ष होने लगे कि अब वो असहनीय हो गए, तो लोगों ने अब प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगे और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए उन्होंने समझौता करने का निर्णय किया। क्लियर है? सभ्य समाज के लिए, है ना, समझौता करने का निर्णय किया, और यही समझौता तो राज्य की उत्पत्ति करेगा। देखिए रूसों के शब्दों में एक परिभाषा है, इसको याद रख लीजिएगा। हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च नियंत्रण में सौंप देते हैं, तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करेगा। क्लियर है? इस प्रकार से दोस्तों ये समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य सब लोगों के साथ सामूहिक रूप से किया है। ठीक है ना। तो इनके समझौते के अंतर्गत जैसा लोक और होब्स ने कहा था कि आपस में लोगों ने मिलकर के और अपने अधिकार सभी को सौंप दिए, है ना, मतलब एक दूसरे में अपने सभी अधिकार एक दूसरे को सौंप दिए और इस प्रकार से एक संगठन बनाया। संगठन बना करके उस संगठन को उन्होंने सारे अधिकार सौंप दिए जिससे कि वो अब सब पर राज्य कर सके। क्लियर है? आइए दोस्तों, इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? जब इन लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया तो इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? इस समझौते का परिणाम हुआ रूसों के अनुसार इस समझौते से क्या बना? राज्य बना, शासन बना, और इसी समझौते से व्यक्ति की स्थिति एक नागरिक और प्रजाजन की हो गई। मतलब नागरिक लोग जो थे वो नागरिक बन गए, एक शासन बन गए, शासन का प्रादुर्भाव हुआ, शासन के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जन्म हुआ, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जन्म हुआ। क्लियर है यहां तक का दोस्तों? यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है ना? अब बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं की। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वैसे आवश्यकता नहीं थी समझने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट में आप लोगों के लिए विशेषताओं के रूप में लेकर आया हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। एग्जाम में लिखने को आपसे कह दिया जा सकता है, अगर मान लेते हैं कि विशेषताओं को आपसे पूछ लिया जाए और ये छोड़कर के बाकी आप सब कुछ पूरी कहानी लिखकर आ गए तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। विशेषताएं पूछी है तो विशेषता आपको बतानी ही होगी, इसी कारण से इसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं एडिशनली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रूसों के समझौते में व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। पहली विशेषता क्या है कि व्यक्ति के कितने दो रूप, कौन सा? एक व्यक्तिगत और दूसरा समूहगत। एक प्रकार से व्यक्तिगत अकेला भी है, अपने ही अधिकार अपने आप को सौंप रहा है, और दूसरा समूह के रूप में वो समझौता कर रहा है। दूसरी विशेषता की बात करें तो समझौता प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के सभी व्यक्तियों के साथ करता है। एक व्यक्ति संपूर्ण समाज से समझौता करता है और वो स्वयं से भी करता है ना। मत स्वयं से कैसे? कि संपूर्ण समाज में वो स्वयं भी सम्मिलित है, इसलिए अपने अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति को ना करके वो अपने स्वयं को ही अपने अधिकार समर्पित कर रहा है। ठीक है ना। हालांकि ये अपने आप में टकराव है आपस में, लेकिन फिर भी इनका जो कहना है उसके अकॉर्डिंग, इनका जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इस सिद्धांत की ये विशेषता है। इसके बाद में समझौते से राज्य और सरकार दोनों का निर्माण होता है। चौथे बात करें तो इस समझौते से व्यक्तियों को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है ना। समझौते के अधिकार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सर्वोच्च है, और समझौता कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। समझौता स्थायी होता है या स्थायी प्रकृति का होता है। क्लियर है? आइए अब कुछ बात कर लेते हैं हम उन आलोचनाओं की, है ना, जो कि अन्य विद्वानों ने इनकी आलोचना की है, और वो इसमें आलोचक भी दोस्तों वही है जो जॉन लॉक के आलोचक रहे हैं और होब्स के सिद्धांत के आलोचक रहे हैं। वही आलोचक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये जो सिद्धांत दिया गया है रूसों के द्वारा ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। कैसा है? डिफेक्टिव थ्योरी है, डिफेक्टिव सिद्धांत है। होब्स और लोक की तरह ही राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मानता है रूस, है ना। रूसों, माफ कीजिए, रूस निकला बार। यह मूल धारणा ही गलत है। आलोचकों का मानना है कि रूसों ने होब्स और लोक की तरह जो सिद्धांत दिया है और जो कहा है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है,
ये जो धारणा है ना, ये धारणा ही उन्होंने गलत बताई, ये धारणा को ही नकार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति किसी भी समझौते से ना होकर के बल्कि उसका विकास हुआ है, धीरे धीरे राज्य बना है, विकास हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई एक दिन में राज्य नहीं बन गया। और इस बात को लेकर के उन्होंने बेंथम को उठाकर रख दिया यहां पर कि बेंथम ने जो कहा था ना वही सत्य है। बेंथम ने कहा था कि हम राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए नहीं करते कि हमारे पूर्वजों ने कोई समझौता किया था। समझिएगा यहां पर, है ना, राज्य की आज्ञाओं का पालन हम इसलिए नहीं करते कि हमारे पूर्वजों ने कोई समझौता किया था, बल्कि हम इसलिए उसका पालन करते हैं कि इसका धीरे धीरे हमारे हित में इसका विकास हुआ है। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य का विकास किया है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे हम संगठन को राज्य बनाते चले गए। ठीक है ना। अगला जो आलोचना वाला तथ्य है वो ये हो सकता है कि सिद्धांत जो है ऐतिहासिक नहीं है, एक हिस्टोरिकल नहीं है, है ना। कहने का प्रयास यहां पर ये किया गया, आलोचना इस बात को लेकर के हुई है कि समझौते का इतिहास के द्वारा इस समझौते की कोई पुष्टि नहीं की गई है। रूसो इस बात को कहीं भी स्पष्ट नहीं करता है कि जो समझौता है ये सामाजिक है, माफ कीजिएगा, ये ऐतिहासिक है या फिर काल्पनिक है, ऐतिहासिक है या फिर काल्पनिक है। तो ये अगर काल्पनिक है तो ये महत्वहीन है, इसका कोई महत्व है ही नहीं। क्यों? काल्पनिक का जो कल्पना होती, कल्पना का कोई महत्व होता है क्या? तो ये महत्वहीन है। और अगर ये ऐतिहासिक है तो इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है इतिहास में कि इस प्रकार कोई सिद्धांत था भी और इससे कोई राज्य बना भी है ना। नेक्स्ट बताया उन्होंने कि मानव स्वभाव का त्रुटिपूर्ण चित्रण। जैसा रूसो ने क्या कहा था कि मानव शुरू से उसका जो मूल स्वभाव था वो बहुत अच्छा था, आगे चल करके उसका मूल स्वभाव कैसा हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। तो ये इसी बात को यहां पर इन्होंने उठा लिया, किन्ने? आलोचकों ने। उन्होंने कहा है कि मानव कभी भी मानव का मूल स्वभाव जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता। मूल स्वभाव मनुष्य का हमेशा वो का वही रहता है जो प्रारंभ में रहता है, अंत तक वही रहता है। उसके जो अन्य स्वभाव होते हैं ना वो परिवर्तनशील रहते हैं, बल्कि मूल स्वभाव कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है। तो रूसो ने मानव समाज के दो स्तर बताए थे। पहले मानव स्वभाव अच्छा था किंतु बाद में खराब हो गया। तो यह बात अतार्किक है। क्यों? क्योंकि मानव का मूल स्वभाव अपरिवर्तनशील होता है, उसमें अच्छाई और बुराई के गुण शुरू से ही होते हैं। ठीक है ना। तो रूसो ने इस तथ्य की हमेशा उपेक्षा की है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था का त्रुटिपूर्ण चित्रण। प्राकृतिक अवस्था का भी उन्होंने जो बात कही है प्राकृतिक अवस्था को लेकर के वो भी सही नहीं है। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बहुत ज्यादा तारीफ की है, किंतु उन्होंने कहा है, देखिए कि रूसो की कल्पना में पहले प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी लेकिन बाद में कैसी हो गई? भ्रष्ट हो गई। प्राकृतिक अवस्था तो कभी भी इतनी स्वर्णिम नहीं रही है जितनी की उसने चित्रित किया है। साथ ही प्राकृतिक अवस्था के दो गुणों का कोई ऐतिहासिक तार्किक प्रमाण भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है निरंकुश बात का समर्थन। एक दूसरे समझौता करके उन्होंने जिस प्रकार के संगठन की बात की है वो संगठन पूरी तरह से निरंकुश बन जाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो वेपर के अनुसार वेपर ने कहा है कि रूसो का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो निरंकुशवाद का प्रतिपादन करता है। सामान्य इच्छा के नाम पर रूसो अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता को शासन के हवाले कर देता है। संप्रभुता मतलब कि जनता को शासन के हवाले कर देता है, अप्रत्यक्ष रूप से निरंकुश शासन व्यवस्था का समर्थक हो जाता है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक होता है कंप्लीट दोस्तों। रूसो इसके बाद में अब हमारी सेकंड यूनिट जो है, माफ कीजिए थर्ड यूनिट अब कंप्लीट कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जेरेमी बेंथम के साथ। जेरेमी बेंथम के डिस्कशन को लेकर के देखेंगे कि इसमें कितने सेशन हम कर सकते हैं। देखेंगे पहले तो इसका महत्व देखेंगे, महत्व कितना है इस पार्ट का आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर ज्यादा महत्वपूर्ण होगा तो इनके जितने भी विचार होंगे उनको अलग अलग रूप से लेकर आएंगे, अलग अलग सेशन में लेकर आएंगे। और अगर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ तो जो इनका जो भी सिद्धांत या जो टॉपिक जो इनके विचार हैं, जो विचार इनके महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं विचारों को लेकर के हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, टॉपिक वाइज टॉपिक में लेकर आऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं, है ना। चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड ईयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सबकी नोट्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करता हूं और सभी टॉपिक वाइज टॉपिक ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है ना। और अगला जो सेशन होगा जेरेमी बेंथम का होगा। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी क्या कल ही मिलना होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।